आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रपति पर। चूंकि आप अवगत हैं कि भारतीय राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है और चूंकि वह संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, इसलिए आवश्यक हो जाता है यह जानना कि संघीय कार्यपालिका क्या है। तो इसका उल्लेख संघीय कार्यपालिका का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी जैसे पद समाहित हैं, या ये कहा जाए कि ये पद संघीय कार्यपालिका के अंग प्रत्यंग हैं। चूँकि हमारा अध्ययन का विषय इसमें से राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए आज हम लोग राष्ट्रपति पर ही अपने अध्ययन को केंद्रित करेंगे। बात आ जाती है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संदर्भ में परीक्षाओं में जैसा कि कुछ अनुच्छेदों पर बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से लोगों के द्वारा एक पंक्ति बनाई गई है, जिससे कि इन अनुच्छेदों को याद करने में, कंठस्थ करने में आसानी होती है, सहूलियत होता है। पकानी कोका द्वियोदशम, इसमें पा से पद है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। का से कार्यपालिका प्रधान जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। नी से निर्वाचन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। को से कोटा या निर्वाचन की रीति जिसका उल्लेख 55 में है। का से कार्यकाल जिसका उल्लेख 56 में है। दू से दोबारा यानी पुनः निर्वाचन जिसका उल्लेख 57 में है। यौ से योग्यता जिसका उल्लेख 58 में है। दा से दशाएं जिसका उल्लेख 59 में है। शा से शपथ जिसका उल्लेख 60 में है। और माँ से महाभियोग जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब हम एक एक कर इस संदर्भ में प्रमुख अनुच्छेदों से अवगत होंगे। सर्वप्रथम बात किया गया है अनुच्छेद 52 की, जिसमें उल्लिखित है जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के व्याख्या की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वह स्वतः एक पद है, एक संस्था है। बात आ जाती है अनुच्छेद 53 की, जहां कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। तत्पश्चात अनुच्छेद 54 की यदि हम बात करें तो उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों पर चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होगा, अपितु इसका निर्वाचन परोक्ष तौर पर होगा, अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा निर्वाचित होगा, और इसमें एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा। बात आ जाता है तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे। तो इसमें कहा गया है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल के अंग होंगे, प्रत्यंग होंगे या इसमें सम्मिलित होंगे। तो निर्वाचक मंडल में यदि हम लोग देखें तो इसमें पहला है संसद सदस्य, हम कह सकते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिसे आप एमपी के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिन्हें आप विधायक अथवा एमएलए के नाम से पुकारते हैं। और तीसरा हम रख सकते हैं संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी के जो है विधानसभा सदस्यों को निर्वाचक नामावली में या मंडल में रखा गया है। चूंकि मूल संविधान के द्वारा इन्हें उस निर्वाचक नियमावली में स्थान दिया नहीं गया था, अस्तु 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इन्हें भी निर्वाचक मंडल के नियमावली में वो जो है स्थान दिया गया। तत्पश्चात फिर नामावली में स्थान दिया गया। फिर बात आ जाती है
कि निर्वाचन रीति या पद्धति, अच्छा यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि जितने भी होंगे जो संसद सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के हैं, संघ शासित प्रदेश के विधानसभा सदस्य हैं, ये सब निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मनोनीत सदस्यों को इसमें स्थान नहीं दिया जाएगा। तत्पश्चात बात आ जाती है निर्वाचन की रीति या पद्धति क्या होगी इस संदर्भ में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 55 के कॉलम संख्या 3 में किया गया है। तो इसमें मूलतः 2 रीतियां अपनाई गई हैं। पहला है एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय गुप्त मतदान पद्धति और समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी संघ व प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व और जो है समस्त जो प्रांतों की जनसंख्या को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रणाली अपनाई गई है। अब बात आ जाता है कि इसमें अगर हम देखें तो संघ स्तर पर 776 लगभग सांसद हैं निर्वाचित की हम बात करें, और प्रांतों में 4120 लगभग विधायक आ जाते हैं। अब हम देखें तो विधायकों का मत ज़्यादा बा, जबकि जो सांसद हैं उनका मत उस अपेक्षाकृत कम है। तो इसलिए दोनों के मतों में एकल संक्रमणीय जो है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की गई है। तो यानी कि यहाँ दोनों के मतों का अलग अलग मूल्य रखा गया है, और इसमें अगर देखें तो उन मतों के मूल्यों को अगर हम जो है तुलना करें तो लगभग जो 4120 विधायकों के मत का मूल्य है, लगभग जो है एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग 776 सांसदों के भी मतों का मूल्य वही आता है, समान आता है। अब हम मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे प्रश्न उठता है। तो इसके लिए सूत्र है, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर प्रांत की कुल जनसंख्या और बटे प्रांत के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000 या भागा 1000 जो भी आप कर दें। ये 1000 से भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मत के मूल्य की संख्या आएगी वो बहुत लंबी आएगी, तो उस डिजिट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, जिससे गणना में सहूलियत हो, आसानी हो। इस प्रकार अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो 403 है। आप कहेंगे 4 है तो ये मनोनीत होता है, 403 पर ही निर्वाचन होता है, और यहाँ निर्वाचित सदस्यों की बात की जा रही है। और कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हम ले लें जो उस समय मानक के तौर पर निर्धारित की गई है, तो उस कुल जनसंख्या में हम 403 निर्वाचित सदस्यों से भाग दे देंगे और उसके कुल के भागा 1000 कर देंगे, तो हमें उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य जो है हमारे सामने निकलकर आ जाएगा। इसी प्रकार से सिक्किम की हम बात करें तो सिक्किम की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अवगत होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत का मूल्य पूरे देश में सबसे अधिक अंकित किया गया है। अच्छा, विधायकों के भी जो है मत के मूल्य में अंतर है, बिल्कुल अंतर रखा गया है। जिस प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस प्रदेश के विधायकों का मत का मूल्य अधिक होगा, जिस प्रदेश की जनसंख्या कम होगी उस प्रदेश के विधायकों के मत का मूल्य कम निकलेगा। और इस संदर्भ में हम आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा मत का मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायकों का होता है, जिनका 208 होता है लगभग, और सबसे कम मत का मूल्य सिक्किम के विधायकों का होता है, जिनके विधायकों के एक विधायक के मत का मूल्य लगभग 7 रखा गया है। अब यह कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी वही सूत्र है कि सिक्किम में टोटल 32 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसको हम टोटल जनसंख्या में 32 से भाग दे देंगे, कुल के भाग 1000 कर देंगे, निकल के सामने आ जाएगा। अच्छा, यह अगर निकालना हो कि एक प्रदेश का जो है मत कितना मत मूल्य होगा, तो एक प्रदेश के अगर मत का मूल्य निकालना हो तो यहाँ भी आसान है। मान लीजिए सिक्किम में 32 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक विधायक के मत का मूल्य 7 है, तो 7 गुणे 32 विधायक, तो उसमें हम कुल करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, 224 लगभग निकल के सामने आ जाएंगे। यानी टोटल अगर हम सिक्किम के जो है विधायकों के मत का मूल्य देखें, टोटल राज्य के जो है मूल्य देखें मत का, तो 224 है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितना उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य है उतना सिक्किम के कुल विधायकों के मत का मूल्य है। यानी यहाँ विधायकों के मत का मूल्य भी अलग अलग होगा, और यह मूल्य कैसे निर्धारित होगा, तो राज्य की जनसंख्या के अनुरूप।
फिर है, चलिए विधायकों के मत का मूल्य निकल आया, सांसदों के मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ भी कहा गया है एक संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी टोटल जो विधायकों का मत मूल्य एक जो है स्टेट में निकल के आया प्रांत में, और बटे निर्वाचित लोकसभा सांसदों की संख्या, यानी जो टोटल 4120 विधायक हैं उनके मत का मूल्य, और बटे जो निर्वाचित लोकसभा के 776 सांसद हैं इससे हम भाग दे देंगे। तो इसमें फिर उसके बाद हमको कोई गुणा भाग नहीं करना है, वह मत मूल्य निकल के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसमें यदि बात करें तो भारत में लगभग एक सांसद के मत का मूल्य 708 रखा गया है, 708 अंकित किया गया है, यानी एक सांसद का मत का मूल्य बराबर 708 मत मूल्य। फिर बात आ जाती है कोटा की, जिसको में एक न्यूनतम कोटे की बात की गई, यानी कुल कितना कम से कम मत प्राप्त हो तब आप राष्ट्रपति के पद हेतु जो है योग्य माने जाएंगे, निर्वाचित माने जाएंगे उसमें। तो इसमें कहा गया है कि कुल वैध मत बटा निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या +1, यानी कि कुल वैध मत जितना टोटल मत पड़ा हो और बटे जितने निर्वाचित सदस्य हो, तो निर्वाचित एक ही कोई होगा, पद एक राष्ट्रपति का हो, +1 यानी 2, यानी मान लीजिए कुल 100 मत पड़ा और उसमें 2 से हम भाग दे दें 100 में तो 50 निकल के आ गया और +1 जोड़ दें 51, यानी कम से कम 51% कुल मतों का मूल्य राष्ट्रपति को प्राप्त होना चाहिए, तभी वह निर्वाचित माना जाएगा। फिर बात आ जाती है कि रीत इस संदर्भ में क्या होगी, तो इसका हम लोग कल चर्चा करेंगे, लंबा हो जा रहा है प्रकरण, और पुनः हम नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। आज इतना ही।